यह कैसी शर्त है, मैं इसे हरगिज नहीं करूंगी, मनीषा ने चिढ़कर कहा तो दोस्त के होठ पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। करना पड़ेगा वरना 10,000 देने होंगे। उसके बेपरवाह जवाब के साथ वह रात, वह कैफे और वह पागलपन भरी शर्ट जैसे हवा में घुल गई। जैसे ही शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून आरएन मल्होत्रा कैफे में दाखिल हुआ, मनीषा के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई और अगले ही पल उसने अपने लाल होठों को आर्यन के दिल की जगह उसके चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया। बस कुछ ही पलों का खेल था। काम पूरा होते ही वह वहां से लगभग भागती हुई निकल गई। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। और फिर ठीक 10 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को आर्यन मल्होत्रा के आलीशान बंगले के बेड पर पाती है। वही शर्ट, उसी पर होठों के निशान और सामने वही इंसान खड़ा हुआ। ये वो पल था जब मनीषा को एहसास हुआ कि ये मर्द साधारण नहीं, टॉक्सिक है। वह उसे जुनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा है। शहर के सबसे मशहूर कैफे लवर पॉइंट पर फिजा बेहद खुशगवार थी और चारों ओर नौजवानों की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मनीषा उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक कोने वाले टेबल पर बैठी थी। उनकी बातचीत यूनिवर्सिटी के एग्जाम से लेकर नए अपडेटेड फैशन ट्रेंड्स तक फैली हुई थी। मनीषा अपनी जानदार और चमकीली मुस्कान चेहरे पर सजाए हमेशा की तरह ग्रुप की जान बनी हुई थी। तभी वह पल भर के लिए खामोश हो गई जब उसकी दोस्त मोनिका ने चुटकी बजाते हुए एक नया टॉपिक छेड़ दिया। यार मनीषा, देखो तो वो आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठा है। मोनिका ने शरारत भरी नजरों से इशारा किया जहां एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली शख्स किसी बिजनेस मीटिंग में मगन था। उसके आसपास एक ऐसा घेरा था जो उसे आम लोगों से अलग बना रहा था। मनीषा की दूसरी दोस्त प्रीति ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। कहते हैं वह किसी आम इंसान से बात तक नहीं करता, हमेशा एक स्पेशल सर्कल में रहता है। मनीषा ने आर्यन मल्होत्रा को बस एक नजर देखा और उसे समय समझ गई कि वह वाकई ही स्पेशल है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी, आंखों में अजीब सा सुकून था। कपड़े पहनने का अंदाज और बोलने का तरीका, हर चीज उसकी पर्सनैलिटी की मुख गवाही दे रहा था। उसके आसपास मौजूद लोग भी उससे एक दूरी बनाए हुए थे, मानो उसकी मौजूदगी किसी ताकत या जादू की तरह असर कर रही हो। तो क्या करूं, मनीषा ने लापरवाही से कहा। हालांकि उसके दिल में हल्की सी धक धक शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था कि मोनिका और प्रीति किसी न किसी गड़बड़ की प्लानिंग कर रही हैं। मोनिका की आंखों में चैलेंज चमक रहा था। शर्त यह है कि तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा करो जो उसे चौंका दे। कोई पागलपन, कोई ऐसी हरकत जो वो कभी सोच भी ना सके। मनीषा के माथे पर बल पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, उसने गुस्से से कहा। हालांकि उसकी आवाज में ठंडी सी डर की लहर भी थी। करना पड़ेगा वरना पूरे 10,000 रुपए इधर दो, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में वही शरारत अब भी चमक रही थी। 10,000 रुपए मनीषा के लिए बड़ी रकम थी। वह मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी और इस रकम को यूं ही हारना उसे गवारा नहीं था। इससे भी बढ़कर वह अपने दोस्तों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी, खास तौर पर जब बात चैलेंज की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, उसने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मगर याद रखना ये सरसरा पागलपन है और अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों होंगी। उसने गहरी सांस ली। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके कदम अब धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर बढ़ने लग गए थे। कैफे का शोर धीरे धीरे मध्यम होता चला गया और उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब था। आर्यन किसी जरूरी फोन कॉल पर था। उसकी आवाज धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त काफी गंभीर था और वह इधर उधर देख भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉल पर टिका हुआ था। मनीषा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसकी नजर सीधे आर्यन के दिल की जगह पर जाकर अटक गई। उसने सफेद बेदाग शर्ट पहन रखी थी और ऊपर नीला कोट, जिसे उसने कुर्सी की बैक पर टांगा हुआ था। एक पल के लिए मनीषा के हाथ कांप उठे। शर्मिंदगी और डर के मिले जुले एहसास ने उसे घेर लिया। उसका पूरा जिस्म जैसे सुन पड़ गया था। उसका जी चाहा कि सब कुछ छोड़ दे। भाड़ में गई वह बेवकूफी भरी शर्त। वह अभी दोस्तों के पास जाकर कह देना चाहती थी कि वह यह शर्त नहीं करेगी, लेकिन फिर हार का ख्याल आ गया। ऊपर से 10,000 की शर्त की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। पूरे 10,000। वह जानती थी कि अगर वह मना भी कर दे
तो उसकी दोस्तों को खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्ती के लिहाज में वे उससे पैसे नहीं लेंगे, मगर अगर वह शर्त जीत गई तो 10,000 रुपये उसके होंगे और उन पैसों से वह अपना एक बहुत जरूरी काम निपटा सकती थी। उसे हर हाल में 10,000 जीतने थे। यही सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट और एक पल भी सोचे समझे बगैर उसने अपने लाल होठों को आर्यन की कीमती शर्ट पर ठीक उसके दिल की जगह रख दिया। ये सिर्फ एक पल का खेल था, लेकिन वह पल किसी बिजली के झटके जैसा था। आर्यन की आंखें हैरत से फैल गई। उसने तुरंत कॉल काट दी और नजर उठाकर मनीषा को देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मनीषा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकता, हैरानी और गहरी कशिश का मिला जुला एहसास। मनीषा पल भर के लिए वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में उभरते सवाल को महसूस किया और जैसे ही होश आया वहां से भाग गई। कैफे से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। उसकी दोनों दोस्त हंसते हुए उसके पीछे भागी। मनीषा यार, तुमने तो कर दिखाया, तुम जीत गई, मोनिका ने खुशी से चिढ़ाते हुए कहा। मनीषा का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। जीत का एहसास तो था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा डर भी जुड़ा हुआ था। उसने मुड़कर कैफे की तरफ देखा, जहां आर्यन कुर्सी पर पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखें अब भी मनीषा के जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थी। चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल था। मनीषा को लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, ऐसी गलती जिसके नतीजे उसे अभी मालूम नहीं थे। ये तो बस एक पागलपन भरी शर्त थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वह पल थे जो कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। आर्यन के दिमाग में वह चेहरा, वे लाल होठों के निशान और वह जादू भरा पल गहराई से छप चुका था। वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन है, मगर इतना जरूर जानता था कि वह उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसकी जिंदगी का सुकून उस एक पल में उस लड़की के होठों के स्पर्श से बिखर चुका था। कैफे से भागने के बाद मनीषा अपने दोस्तों के साथ उस वाक्य को हंसी मजाक में उड़ा दिया था। उसके लिए वह बस एक पल का जोश था, एक ऐसी हरकत जिसे वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह भुला चुकी थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले की तरह चलने लगी। वह अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पूरी तरह मगन रहने लगी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अपने भविष्य के ख्वाब सजाती रही। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उस छोटी सी हरकत ने शहर के सबसे ताकतवर इंसान के दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया है। आर्यन के लिए मनीषा सिर्फ एक पल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनमिटा निशान बन चुकी थी जो उसके जहन में गहराई तक उतर गया था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखना सीखा था, और मनीषा का यूं अचानक आना फिर उसी तरह गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये उसकी आन को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उसके भीतर की उत्सुकता को भी चरम पर ले जा चुका था। आखिर वह लड़की कौन थी? उसके इतने करीब आने और फिर उसके चूमने का क्या मतलब था? इन्हीं सवालों के साथ आर्यन ने फोन उठाकर अपने सिक्योरिटी हेड मिस्टर मेहरा को बुलाया। मिस्टर मेहरा अक्सर बिना कहे ही आर्यन के मन की बात समझ जाया करते थे। कैफे की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए, और उस लड़की की जितनी भी डिटेल्स हो सके आज रात तक मेरे सामने होनी चाहिए। आर्यन की आवाज में ऐसी शक्ति थी जो मिस्टर मेहरा ने बहुत कम सुनी थी। आर्यन किसी भी जानकारी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपने उस ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया जो पूरे शहर में बेमिसाल था। उसके लिए मनीषा को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चंद घंटों में ही मनीषा की सारी जानकारी, उसकी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, घर का पता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की डिटेल सब उसके सामने मौजूद थी। आर्यन की आंखों में एक नया सा जुनून उभर आया। अब वह मनीषा को हासिल करना चाहता था। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी जज्बाती प्यास बन चुकी थी। उसने फुटेज में उसके चेहरे को बार बार देखा, अपनी शर्ट पर पड़े उसके होठों के निशान को छूकर महसूस किया, और उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया। उधर मनीषा के लिए अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और घर आकर आराम करती। उसे एहसास ही नहीं था कि कोई अनजान साया उसका पीछा कर रहा है। एक काली चमकती हुई गाड़ी अक्सर उसके आसपास दिखाई देती, पल भर के लिए नजर आती और फिर गायब हो जाती। वह इसे अपना वहन समझकर टाल देती, सोचती कि शायद थकान की वजह से उसे हर काली गाड़ी अपना पीछा करती हुई लग रही है। लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं, आर्यन मल्होत्रा की ही थी। मनीषा ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और आर्यन मल्होत्रा का कोई संबंध हो सकता है।
वह इतना बड़ा आदमी और वह एक बिल्कुल आम सी लड़की। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से लौट रही थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी, वही काली गाड़ी एक बार फिर उसके पीछे आती दिखाई दी। इस बार वह बहुत ही ज्यादा करीब थी। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, मगर गाड़ी ने भी अपनी गति बनाए रखी। घबराकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन उस काली गाड़ी और उसके अलावा वहां कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अचानक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। मनीषा घबराकर ठिठक गई और उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और आर्यन मल्होत्रा बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसने कैफे में देखी थी, मगर इस बार उसमें गुस्सा और एक अजीब सा जुनून भी शामिल था। मनीषा का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसने देखा कि आर्यन ने अब भी वही शर्ट पहन रखी थी जो उस दिन कैफे में पहनी थी, और दिल की जगह पर उसके होठों का हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। ये देखकर मनीषा को गहरी शर्मिंदगी के साथ साथ डर भी महसूस हुआ। आर्यन धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी पर्सनैलिटी इतनी असरदार और अंदाज इतना रौबदार था कि मनीषा डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और जुबान सूख चुकी थी। आर्यन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें मनीषा की आंखों से गहराई तक उतर गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा तक झांक रहा हो। चारों ओर खामोशी छा गई। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। फिर आर्यन ने अपने खास रौबदार अंदाज में मगर ठहरे हुए शब्दों में कहा, तुम मेरे होश चुराकर यूं चली नहीं जा सकती। इस एक वाक्य ने मनीषा के होश उड़ा दिए। इसका मतलब साफ था, आर्यन उसे ढूंढकर उसके पीछे आया था। उसके दिल में एक साथ डर, हैरत और ना समझ आने वाले कई एहसास उमड़ पड़े। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे खबर तक नहीं थी। आर्यन के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान उभर आई, मानो वह अपने शिकार को अपनी पकड़ में ले चुका हो। मनीषा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जुनूनी अध्याय अब शुरू होने वाला है, और ना ही ये कि यह उसकी आजादी का आखिरी दिन भी हो सकता है। मनीषा की आंख खुली तो वह किसी नामालूम सी जगह पर थी। एक अजनबी कमरे में थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे। आखिरी बात जो उसे याद आई वो ये थी कि वह सुनसान सड़क पर आर्यन मल्होत्रा के साथ अकेली खड़ी थी, और फिर उसकी सख्त मजबूत पकड़ और एक तेज झटका। उसके बाद सब कुछ उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे धुंधला होता चला गया था। याद नहीं था कि वह कब बेहोश हुई, यहाँ कैसे आई और उसके साथ क्या हुआ। कमरा बेहद खूबसूरत था। चारों ओर कीमती फर्नीचर सजी हुई थी। रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और दीवारों पर महंगे आर्ट पीस लगे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। खिड़की से आती सूरज की हल्की सी रोशनी कमरे की शान शौकत को और निखार रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सर चकरा गया। जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अब भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने उस दिन कैफे में और फिर उस सुनसान सड़क पर पहने थे। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास रखी एक शर्ट पर पड़ी। वह वही शर्ट थी जो आर्यन ने उस दिन कैफे में पहनी थी और बाद में सुनसान सड़क पर थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि दिल की जगह पर उसके होठों का गुलाबी निशान अब भी साफ मौजूद था। ये देखकर मनीषा को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। इसका मतलब साफ था, ये कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वह आर्यन के कब्जे में थी। गुस्से और डर से मनीषा का पूरा जिस्म कांपने लगा। वह अभी अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि दरवाजा खुला और आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी मौजूद थी। जुनून और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज्यादा रौबदार लग रही थी। मनीषा ने उसे देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे अगवा किया है? उसने कांपती आवाज में पूछा, जिसमें डर और गुस्से का मिला जुला असर था। आर्यन ने एक पल के लिए मनीषा को देखा। उसकी नजर उसके चेहरे पर जैसे ठहर सी गई हो, मानो वह उसमें कुछ तलाश कर रहा हो। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान उभर आई।
तुम वहां से आई हो जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था और अब तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। उसने शब्दों को अजीब अंदाज में घुमाते हुए कहा। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई आम बात कर रहा हो। मनीषा को लगा जैसे वह कोई दीवाना हो। वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म उसके काबू में नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रख सकते। ये गलत है, गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। वह चीख पड़ी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। आर्यन ने इत्मीनान से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कैद? उसके ठंडे लहजे में कहा। ये कैद नहीं है मनीषा, ये तुम्हारा नया घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से रहोगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास बाद में हो। उसकी आवाज में ठंडक से मनीषा की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वह पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पागल हो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने बेबसी से कहा। आर्यन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक गहरी खौफनाक मुस्कान फैल गई, जिसने मनीषा का डर और बढ़ा दिया। पुलिस? उसने तन से कहा। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इस घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि बाहर की दुनिया को अंदर की कोई खबर नहीं मिलती, और जहां तक तुम्हारे जाने का सवाल है, तुम अब मेरी जिंदगी में यूं नहीं निकल सकती। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम मेरी हो। उसके शब्दों में ऐसा अधिकार था कि मनीषा कुछ पल के लिए बेसुध सी हो गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक ही झटके में उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने दोबारा कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो और यही तुम्हारी किस्मत है। इस बार उसकी आंखों में जुनून की और भी तीखी लहर साफ दिखाई दे रही थी। मनीषा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसी पल उसे एहसास हो गया कि वह सचमुच उसकी कैद में आ चुकी है, एक ऐसे इंसान की कैद में जिसकी आंखों में जलता हुआ जुनून था और जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, यह एक टॉक्सिक मर्द है और मैं इसके जुनून की कैद में फंस चुकी हूँ। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस दिन का सूरज उसके लिए किसी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक चैप्टर का आगाज लेकर आया था। उसने अपने भीतर ऐसा डर महसूस किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह पूरी तरह एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। आर्यन मल्होत्रा के आलीशान बंगले में उसकी कैद का अब बाकायदा आगाज हो चुका था। ये कोई आम कैद नहीं थी, बल्कि एक सोने का पिंजरा था, जहां हर तरह का ऐशो आराम मौजूद था, मगर सबसे कीमती चीज आजादी इन सब पर भारी थी। उसके लिए तय किया गया कमरा किसी शाही कक्ष से कम नहीं था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, एक खूबसूरत बालकोनी जो हरे भरे लॉन की तरह खुलती थी, लेकिन बालकोनी की खिड़कियों पर मजबूत सलाखें लगी थी और दरवाजे के बाहर हर वक्त वर्दी पहने 2 गार्ड तैनात रहते, जिनकी आंखों में अजीब सी सख्ती झलकती थी। मनीषा ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, चीख चीख कर मदद मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज कमरे की मजबूत दीवारों से टकराकर वापस लौट आती और बाहर खड़े गार्ड्स पर इसका कोई असर नहीं होता। शायद उन्हें ऐसे हालात से निपटने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। उसने खिड़की से कूदने का भी सोचा, मगर सलाखें इतनी मजबूत थी कि हिलाना तक मुमकिन नहीं था। हर पल उसे अपनी कैद का एहसास और गहरा होता जा रहा था। आर्यन का व्यवहार बदलते मौसम की तरह था, कभी बेहद मेहरबान, कभी नरमी से पेश आने वाला, और वह उसके लिए महंगे कपड़े और तोहफे लाता, अपने हाथों से खाना खिलाता और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। इन नरम लम्हों में मनीषा के दिल में पल भर के लिए ये उम्मीद जागती थी कि शायद ये इंसान इतना बुरा नहीं है, शायद वह उसे जाने देगा, लेकिन अगले ही पल उसका रवैया जहर की तरह बदल जाता। वह साफ शब्दों में उसे याद दिलाता कि वह उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। यही अब उसकी जिंदगी का सच था। उसकी आंखों में वही जुनूनी चमक लौट आती जो मनीषा को अंदर तक दहला देती और ये साफ कर देती कि वह कोई मेहरबान इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनूनी पागल है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मनीषा ने खामोश रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया, मगर आर्यन ने उसे जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा, जिससे मनीषा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगने लगा था कि ये इंसान पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह शायद अब इस कैद से आजाद नहीं हो पाएगी।
मनीषा ये समझ चुकी थी कि आर्यन मल्होत्रा ने उसके चारों तरफ ऐसी सख्त कैद का घेरा बना दिया है जिसमें से निकलने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हर दरवाजे पर ताले थे, हर खिड़की पर पहरा। ये एक ऐसे इंसान की कैद थी जिसकी पकड़ हर चीज पर मजबूत थी। एक शाम आर्यन उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई पुरानी सी किताब थी। वह मनीषा के करीब आया और बिना कुछ कहे उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मनीषा ने गुस्से से मुंह फेर लिया। उसे देखना भी वह गवारा नहीं करती थी। आर्यन ने उसे एक पल तक देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसने गहरी सांस ली और किताब को अपनी गोद में रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा। मनीषा चौंक गई और उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो। तुमने मुझे जबरदस्ती कैद में रखा। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक लड़की अगर एक रात भी घर से बाहर रहे तो उसकी इज्जत समाज में नीलाम हो जाती है। और तुमने तो मुझे इतने दिनों से यहाँ बंद कर रखा है। सोचो समाज में मेरी क्या इज्जत रह गई। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। मनीषा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे, जिन्हें उसने अपनी हथेली से बेरहमी से पोंछ दिया। तुम आखिर हो कौन? तुम किसी को इस तरह कैद कैसे कर सकते हो? उसने नफरत और गुस्से से कहा। आर्यन के चेहरे पर एक उदास मुस्कान फैल गई। मुझसे नफरत मत करो मनीषा, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुमने मुझे वह सुकून दिया है जो मेरे अंदर कभी नहीं था। जिस दिन तुम कैफे में मेरे पास आई, मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद मेरे लिए कोई बहुत कीमती तोहफा भेज दिया हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने ठहरी हुई आवाज में आगे कहा। मुझे डर लगता है मनीषा, अगर कोई दरवाजा या खिड़की खुली रह गई तो तुम चली जाओगी और मेरी जिंदगी फिर से सुनी हो जाएगी। इसलिए मैं हर दरवाजे और हर खिड़की पर ताला लगाता हूँ। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। एक बार तुम्हें देख लेता हूँ तो दिल को करार मिल जाता है और सुकून भरी नींद आ जाती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे वजूद का प्यासा नहीं हूँ मनीषा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें देखकर भी सुकून से गुजार सकता हूँ। उसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी जिसने मनीषा के दिल को छू लिया। ये शब्द आर्यन के टॉक्सिक व्यवहार के पीछे छिपे गहरे जुनून और मोहब्बत की प्यास का इजहार कर रहे थे। मनीषा एक पल के लिए खामोश हो गई। वह उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन का जुनून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शायद किसी गहरे खालीपन और मोहब्बत की तड़प का नतीजा था। वह कैद में थी, लेकिन वह कैद उसे शारीरिक दर्द नहीं दे रही थी। फिर भी उसने गुस्से से अपना चेहरा आर्यन की तरफ से मोड़ लिया। आर्यन ने उसकी इस बेरुखी को दिल से महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर मनीषा को छूना चाहा, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। खुली हथेली को मुट्ठी में बदलते हुए उसने हाथ पीछे कर लिया, एक गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मनीषा को आर्यन मल्होत्रा के साथ रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। इस बड़े से बंगले में उसे हर तरह की इजाजत मिल चुकी थी। अब उसके कमरे के बाहर गार्ड भी खड़े नहीं होते थे। वह आजादी से पूरे बंगले में घूम फिर सकती थी, जैसे चाहे वैसे कर सकती थी। हैरत की बात यह थी कि उसे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। बस एक ही पाबंदी थी, उसे बंगले से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ना तो आर्यन उसे बाहर निकलने देता था और ना ही घर में मौजूद किसी मोबाइल या लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने देता था। उसे रोज अपने घर वालों की याद आती थी और इस याद में वह शिद्दत से तड़प उठती थी। पूरा 1 महीना हो चुका था जब से वह घर से गायब थी। इस 1 महीने में उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर भी उसका दिल कांप उठता था। जरूर उसके किरदार पर उंगलियां उठाई गई होंगी। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अपने भाइयों के साथ रहती थी। भाभियां तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी। जिंदगी उसके लिए पहले से ही आसान नहीं थी। यूनिवर्सिटी और दोस्तों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त ही उसकी राहत हुआ करता था, वरना उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही थी। ना जाने उसकी भाभियों ने उसके भाइयों के सामने उसके बारे में क्या क्या कहा होगा। इन्हीं ख्यालों में वह अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी और शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी। अंधेरा चारों तरफ पसरने लगा था। मनीषा बाहर लॉन में बैठी थी, तभी आर्यन की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। उसका ध्यान गाड़ी की ओर गया। जैसे ही उसने आर्यन को गाड़ी से उतरते देखा, वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। मनीषा को अपने करीब आता देखकर आर्यन चौकन्ना हो गया। उसके सामने आकर रुक गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो?
उसने सवाल किया। मनीषा ने बिना रुके तेज आवाज में कहा, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। आर्यन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने नरमी से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती, ये वक्त मेरे साथ बिताओ, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम अब तक मेरे दिल की मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मनीषा जोर से चिल्ला पड़ी, आप क्या चाहते हैं? इससे मुझे कोई मतलब नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, वरना एक दिन मैं खुद ही यहाँ से भाग जाऊंगी। आर्यन ने गर्दन एक तरफ झुकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बंगले से बाहर कदम रख सको? मनीषा ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह समझ चुकी थी कि जिद और गुस्से से वह इस आदमी को नहीं मना सकती। शायद नरमी से वह मान जाए, शायद उसकी आंसू उसे पिघला दे। यही सोचकर वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं इतने दिनों से घर से गायब हूँ, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, मुझ पर दया कीजिए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ दिए और कहा, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं कर लेती? मुझसे मोहब्बत कर लो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से सिर्फ अपने घर जाओगी और वो भी मेरे साथ। उसके बाद तुम फौरन मेरे साथ वापस आ जाओगी, फिर हम शादी कर लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब चाहो अपने घर वालों से मिल सकती हो। बताओ, अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। उसकी बात और उसकी शर्त सुनकर मनीषा की रूह कांप गई। यही तो वह नहीं चाहती थी। अगर वह आर्यन मल्होत्रा के साथ अपने घर गई तो उसके भाई उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मनीषा कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस पर बहस मत करो, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस हालत में हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं कर लेती? मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में बता दिया है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती? मुझे लगता है कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। आर्यन के शब्दों में अजीब सी बेबसी और गहरी बेचैनी झलक रही थी। मनीषा कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह सोच रही थी कि अब आर्यन से क्या कहे। इसी उधेड़ बुन में चुपचाप वहीं खड़ी रही। आर्यन भी काफी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। रात के वक्त जब आर्यन खाने की मेज पर पहुंचा तो मनीषा वहां मौजूद नहीं थी। उसने नौकरानी से पूछा तो वह बोली कि मनीषा ने खाना खाने से मना कर दिया, कह रही है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली, कुर्सी पीछे सरकाई और उठकर मनीषा के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि मनीषा बेड पर घुटनों के पास अपने बाजू लपेटे बैठी हुई है और चेहरा छुपाए हुए है। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर अफसोस उभर आया। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि मनीषा को कैसे बताए कि उसके पहले स्पर्श और उसकी मौजूदगी ने उसके अंदर क्या तूफान खड़ा कर दिया था। वह कुछ पल खामोशी से वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर मनीषा के पास बैठ गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मनीषा के पैरों पर अपना भारी हाथ रख दिया। मनीषा को जैसे करंट सा लगा। उसने चेहरा ऊपर उठाया और खुद को और ज्यादा समेट लिया। आर्यन उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जमी हुई थी। तभी उसकी गंभीर आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं बहुत छोटा था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड का देहांत हो गया था। उस वक्त मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। मैं सिर्फ 15 साल का था। इतने बड़े घर में अकेला रहता था। पापा के कुछ वफादार नौकर थे जिन्होंने मेरी देखभाल की, मुझे पाला, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे अंदर ध्यान पाने की शिद्दत और बढ़ती चली गई। लोग मुझे देखते थे मगर उनकी नजरों में कोई ना कोई मतलब छिपा होता था। आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया हो। मनीषा, तुम पहली इंसान हो जिसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार रेस्टोरेंट में देखा मैं उसी पल तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुमने मेरे करीब आकर अपने होठों से मेरे दिल की धड़कनों को छुआ था।
जैसे मेरे दिल पर अपने नाम की मोहर लगा दी हो। तुम्हारे वह मासूम सी शरारत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन गई। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। मैं जानता हूं कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे दिल से ये डर जाता ही नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। ये कहते हुए उसने मनीषा का बाजू थाम लिया और उसे अपने करीब खींचकर उसके बाल समेटते हुए नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे वह सचमुच मनीषा को खो देने से डर रहा हो। पहली बार मनीषा ने उसकी मौजूदगी को इतनी करीब से महसूस किया। उसकी सांस उसके सीने में अटक गई थी। आर्यन मल्होत्रा की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से होकर उसके पूरे वजूद में फैलने लगी थी। उसका दिमाग जैसे धुंध से भर गया हो। कानों में आर्यन की आवाज गूंजती रही, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मनीषा, तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। और मनीषा, जो उससे दूर जाना चाहती थी, खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। वह चुपचाप आंखें बंद किए हुए उसके चौड़े सीने से लगी रही। चलो खाना खा लो, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, उसने प्यार से कहते हुए उसे खुद से अलग किया। मनीषा कहना चाहती थी कि उसके खाने या ना खाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वह कुछ कह ना सकी और चुपचाप उसके साथ उठकर नीचे खाने की मेज तक चली आई। उस रात के बाद आर्यन मल्होत्रा मनीषा के लिए और भी नरम हो गया था। बस वह अब भी उसे बाहर की दुनिया में जाने नहीं देता था। उसका डर अब भी जिंदा था। मनीषा ज्यादातर खामोश रहती, उसकी ये चुप्पी आर्यन के दिल में एक टिस बनकर चुभती थी। वह जानता था कि मनीषा इस कैद से खुश नहीं है। इसी वजह से एक दिन उसने फैसला किया कि वह मनीषा को अपनी मौजूदगी में बाहर लेकर जाएगा। जब ये बात मनीषा को पता चली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने आर्यन को हैरानी से देखा। उसकी आंखों में ये बेयकीनी देखकर आर्यन हल्के से मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वह और भी दिलकश लग रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो और जल्द से जल्द ये फैसला करो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। फिर हम शादी करेंगे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मनीषा। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मनीषा के गाल को छूना चाहा, लेकिन मनीषा पीछे हट गई। उस रात आर्यन के सीने से लगने के बाद जब मनीषा को होश आया तो वह काफी देर तक खुद को डांटती रही। उसे यूं किसी गैर मर्द के सीने से नहीं लगना चाहिए था। आखिर उसकी पर्सनैलिटी के जादू में वह कैसे बन गई थी। न जाने कितनी देर तक उसके सीने से लगी बैठी रही। इसी एहसास ने उसे अंदर से झंझोर दिया था। वह खुद से सवाल करने लगी, वह ऐसे आदमी के करीब कैसे जा सकती है। इसी वजह से उसे आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। आर्यन की मौजूदगी और उसका असर मनीषा के वजूद पर धीरे धीरे गहराई से उतरने लगा था और ये बात मनीषा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वह एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कैसे कर सकती थी जो पत्थर दिल, जालिम बादशाह की तरह उसे अपनी कैद में रखता था और जबरदस्ती अपनी मोहब्बत उस पर थोपना चाहता था। वह उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी और यही वजह थी कि वह आर्यन से कतराने लगी थी। आर्यन का हाथ जो मनीषा का गाल छूने के लिए उठा था, हवा में ही ठहर गया। उसने एक नजर अपने हाथ पर डाली, फिर दूसरी नजर मनीषा पर पड़ी। मनीषा ने निगाहें झुका ली। आर्यन ने जबरदस्ती की एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उससे दूर हो गया। तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में बाहर चलेंगे। ये कहकर वह मनीषा के कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाने का नाम सुनते ही मनीषा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह बिना तैयार हुए ही आर्यन के साथ बाहर चली जाए। कितने दिनों के बाद वह बाहर की दुनिया देख पाएगी, खुलकर सांस ले पाएगी। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। पोर्च में आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। जब मनीषा तैयार होकर सामने आई तो आर्यन उसे कुछ पल तक मदहोशी से देखता रह गया। वह हल्के पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। उसके काले लंबे और घने बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहराते जा रहे थे। आमतौर पर वह बालों को क्लचर से बांधकर रखती थी, लेकिन आज खुले बाल, हल्का सा मेकअप और बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल की मोटी रेखा उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। पहली बार मनीषा इस तरह सजी सवरी उसके सामने आई थी। इससे पहले वह कई दिनों तक बिना चेहरा धोए, उलझे बालों और सिलवटों वाले कपड़ों में पूरे घर में घूमती रहती थी। हालांकि उस रूप में भी आर्यन को वह अच्छी लगती थी, लेकिन आज तैयार होकर वह उसके दिल पर बिजली गिरा रही थी। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, उसके लिए कार का दरवाजा खोला और फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे लेकर बंगले से निकल गया। वह उसे सीधे एक रेस्टोरेंट में ले गया। पूरा रेस्टोरेंट लगभग खाली था। रोशनी के कुमकुमों में जगमगाता हुआ वह ऐसा लग रहा था मानो तारों की महफिल सजी हो।
जिस एरिया में आर्यन और मनीषा बैठे थे वहां वेटर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। मनीषा ने हैरानी से चारों तरफ देखा, तभी आर्यन उसके कान के पास झुककर सरगोशी में बोला, मैं नहीं चाहता था कि आज हमारे बीच कोई तीसरा इंसान मौजूद हो, इसलिए मैंने पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक करवा लिया है। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। उसकी बात सुनकर मनीषा की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई और उसकी पलकें भारी होकर झुक गई। आर्यन दिलकश अंदाज में मुस्कुराया, उसका हाथ थामकर उसे मेज तक ले आया जहां फूल बिखरे हुए थे और मोमबत्तियां जल रही थी। खामोश और जादुई माहौल में चारों तरफ एक नरम सी रोशनी फैली हुई थी। आर्यन पहले ही खाना ऑर्डर कर चुका था। खाना आया तो मनीषा चुपचाप खाने लगी। खाना खत्म होते ही आर्यन ने अपने कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। डिबिया खोलते ही उसने मनीषा का हाथ थामा और उसकी उंगलियों में एक हीरे की अंगूठी पहना दी। मनीषा चौंक गई। उसने पहले आर्यन को देखा, फिर अपने हाथ में चमकती उस अंगूठी को। मुझसे शादी करोगी मनीषा? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसका वही पुराना सवाल फिर हवा में तैर गया। मनीषा के होंठ खुले फिर बंद हो गए, मगर शब्द बाहर नहीं आ सके। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उसकी खामोशी आर्यन के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान ले आई। उसने कुछ और नहीं कहा और पूरे डिनर के दौरान खामोश रहा। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों मॉल पहुंचे। मनीषा ने कई ड्रेसेस खरीदे जिसमें से ज्यादातर आर्यन ने खुद पसंद की थी। वह ड्रेस बदलने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी तो वहीं खड़ी एक हेल्पर अचानक उससे टकरा गई। मनीषा चौंक कर उसे देखने लगी, मगर वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अचानक मनीषा के हाथ में एक मुड़ी तुड़ी पर्ची आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने वह पर्ची खोली। मनीषा, मैं विवेक हूँ। ये पढ़ते ही मनीषा की सांसें जैसे थम सी गई। विवेक, वही पापा के दोस्त का बेटा। बचपन से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। विवेक ने कभी मनीषा के लिए रिश्ता भी भेजा था और उसके भाई भी इस रिश्ते के लिए राजी थे, मगर उस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले ही मनीषा आर्यन के कब्जे में आ चुकी थी। विवेक अब शहर का नामी वकील बन चुका था। उसे मनीषा का गुमशुदगी का पता था और वह चुपचाप उसकी तलाश में लगा हुआ था। होटल में हुए हादसे के बारे में उसके दोस्तों ने उसे सब बता दिया था और तभी वह समझ गया था कि मनीषा आर्यन की गिरफ्त में है। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसने इस बात की पुष्टि भी कर ली थी। आज उसे खबर मिली कि वह आर्यन मनीषा को लेकर बाहर आने वाला है और वह पूरी तैयारी के साथ मॉल में मौजूद था। पर्ची में लिखा था, किसी तरह आर्यन को गुमराह करके मॉल से थोड़ी दूर बने कैफे होट तक पहुंच जाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम एक बार मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आर्यन से दूर करके ले जाऊंगा। मनीषा, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो अपनी माँ को तुम्हारे भाइयों के पास रिश्ता मांगने के लिए भेजने वाला था, मगर उससे पहले ही तुम गायब हो गई। लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, तुम्हारा नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। हर दिन हर रात मैंने तुम्हें याद किया। मैंने खुद से वादा किया कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें इज्जत और सम्मान दिलवाऊंगा। कोई नजर तुम्हारे अतीत की तरफ नहीं उठेगी। मैं तुम्हें जिस हाल में पाऊंगा उसी हाल में अपना लूंगा। पर्ची पढ़ते ही मनीषा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि विवेक उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। उसके लिए ये एक उम्मीद की रोशनी थी, एक ऐसा सहारा जो अब तक उसे नामुमकिन लगता था। शायद ये उसका पहला और आखिरी मौका था आर्यन की कैद से निकलने का। वह कुछ पल वहीं खड़ी सोचती रही, फिर उसने फैसला कर लिया। उसी वक्त आर्यन काउंटर पर बिल चुका रहा था। मनीषा धीरे धीरे पीछे हटी। आर्यन किसी लड़के से बातचीत में इतना मशगूल था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मनीषा उससे दूर जा रही है। मौका हाथ से निकल जाने देने का सवाल ही नहीं था। मनीषा ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। सड़क सुनसान थी। वह तेजी से चल नहीं रही थी बल्कि भाग रही थी। उसे लग रहा था कि वह आर्यन की पकड़ से मीलों आगे निकल आई है। जब तक आर्यन उसे ढूंढना शुरू करेगा वह बहुत दूर पहुंच चुकी होगी, लेकिन वह गलत साबित हुई। अभी वह दूसरी सड़क पर ही मुड़ी थी कि अचानक पत्थर सी जड़ हो गई। उसके ठीक सामने आर्यन की गाड़ी खड़ी थी। डर इस कदर था कि वह हिलना तक भूल गई। जहां थी वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रह गई। आर्यन गाड़ी से बाहर निकला, सीने पर हाथ बांधे, बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ वह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में बर्फीली सी लहर थी। उन सुनसान सड़कों पर उस वक्त सिवाय मनीषा और आर्यन के कोई नहीं था। वह धीमे कदमों से मनीषा की ओर बढ़ा। उसके भारी जूतों की गूंज मनीषा के
चारों तरफ सुनाई देने लगी। वह उसके पास आकर रुका, फिर उसने हाथ बढ़ाकर मनीषा के बाजू को इतनी बेदर्दी से दबोच लिया कि उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। मगर वह आर्यन को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना चेहरा मनीषा के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें बाहर इसीलिए नहीं लाया था कि तुम मुझे धोखा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गाफिल हो जाऊंगा कि तुम फरार हो जाओगी और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उसकी आंखें एकदम ठंडी पड़ गई। मुझे उस लड़के के बारे में सब पता है। क्या नाम है उसका? हाँ, विवेक। ये भी कि जब तुम ड्रेसिंग रूम में गई थी तब तुम्हें एक लड़की ने पर्ची दी थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरी जान, वह मॉल मेरा है और वह पर्ची तुम्हारे हाथ में पहुंचने से पहले मेरे पास आ चुकी थी। वहां काम करने वाला हर एक इंसान मेरा वफादार है। वह एक पल रुका, फिर और भी ठंडे स्वर में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। ये कहते हुए उसने झटके से मनीषा को अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटते हुए गाड़ी में बिठा दिया। बंगले तक का सफर मनीषा के लिए मौत के सफर जैसा था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो बदन में लहू न निकले। वजूद पत्थर हो चुका था, आंखें सुन्न थी और आंसू भी सूख चुके थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यन का असर और दायरा इतना फैला हुआ है। जैसे ही वह बंगले पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर लॉन में पंडित जी बैठे हुए थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। ये देखते ही मनीषा की रही सही जान भी निकल गई। यानी आर्यन ने पहले ही फोन पर शादी के सारे इंतजाम करने का हुक्म दे दिया था। मनीषा ने डरते हुए उसकी ओर देखा। वह बोला, हमारी शादी अभी होगी, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें। अगर तुमने अपने लिए कैद चुन ली है तो ठीक है, अब तुम्हारी किस्मत में यही कैद है। उसकी आवाज और सख्त हो गई। जानती हो आज मैं तुम्हें बाहर क्यों लेकर गया था? अगर तुम आज मेरे साथ वफादार रहती तो मैं तुम्हें कभी कैद में नहीं रखता। मैं खुद तुम्हें बाहर जाने की इजाजत देता, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब इस कैद को तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। उसने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे प्यार की जुबान समझ में नहीं आई, इसलिए अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। या तो मुझसे राजी खुशी शादी कर लो या फिर अपने भाइयों को बर्बाद होता हुआ देखो। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल मनीषा की तरफ बढ़ाया और वीडियो चला दिया। स्क्रीन पर उसके भाइयों की दुकान दिखाई दे रही थी, जिसके बाहर आर्यन के आदमी खड़े थे। एक इशारे भर की देर थी और दुकान की तोड़फोड़ शुरू हो जाती। फिर उसके भाइयों की जिंदगी। मनीषा ने बेबस निगाहों से उसे जालिम इंसान को देखा। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज ये सब मत कीजिए, उसने रोते हुए कहा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आर्यन मल्होत्रा ने ठंडेपन से जवाब दिया। तो फिर अच्छे बच्चों की तरह शादी के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपनी एक खास नौकरानी को इशारा किया। नौकरानी मनीषा को कमरे के अंदर लेकर गई। आर्यन ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे नौकरानी ने ले लिया। आधे घंटे के बाद वह मनीषा को तैयार करके नीचे मंडप में ले आई। कुछ ही देर में रस्में पूरी हो गई और मनीषा पूरी तरह आर्यन मल्होत्रा की हो चुकी थी। शादी के बाद आर्यन उसे अपने कमरे में ले आया। मनीषा के पांव कांप रहे थे। उसका मन हुआ कह दे कि वह अपने कमरे में जाएगी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर फैली सख्ती देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बेजान कदमों से उसके साथ उसके कमरे में चली आई। जब आर्यन फ्रेश होकर बाहर आया, मनीषा बेड पर बैठी रो रही थी। उसने होठ भींचते हुए उसे देखा, फिर उसके पास आया और झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी गर्दन फिर होठों पर झुकता चला गया और जुनूनी अंदाज में बोला, ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है मनीषा। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। मैं तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के दीप जलाना चाहता था। उसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल गिन गिन कर गुजारा है, इस उम्मीद में कि कभी तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी। पूरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की कोपन तक नहीं फूटी। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, मैं चाहता तो पहले ही दिन जबरदस्ती तुमसे शादी कर सकता था, तुम्हारे साथ ये सब कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि इन लम्हों में तुम मेरे साथ रहो, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से। उसकी पकड़ और सख्त हो गई, लेकिन अब मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं ना मर सकता हूं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जो भी हुआ आखिरकार फायदा मेरा ही हुआ। तुम अब मेरी हो।
तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पहले भी यह आसान नहीं था और अब तो मेरे पास कानूनी हक भी है। मैं देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन जुदा करता है। ये कहकर उसने मनीषा की डोरियों को खींच दिया था। उसकी मुलायम पीठ पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुक गया था। ब्लाउज खुद ब खुद उसके वजूद से फिसल कर नीचे गिर चुका था और अब पूरी शिद्दत से उसके लबों से होता हुआ उसकी नरम धड़कनों पर आया था। मनीषा ने उफ तक नहीं की थी और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश, क्योंकि वह जानती थी कि वह सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, इसलिए कोई भी फायदा नहीं था। वो पूरे 3 महीने से मनीषा के वजूद को सिर्फ दूर से महसूस करता था और अपने दिल को सुकून देता था। उसने कभी मनीषा पर गलत नजर नहीं डाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल मनीषा उसकी होगी और तब वह पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ेगा। लेकिन आज की रात वो खुद को काबू नहीं कर पाया, क्योंकि अब तो मनीषा उसकी पत्नी बन चुकी थी। दिल से ना सही, लेकिन थी तो पत्नी ही। और वो जो अपने जज्बातों को इतने महीनों से दबाए बैठा था, आज सारे जज्बात, सारी शिद्दतें वो मनीषा पर लुटा देना चाहता था। बड़े प्यार से उसने उसका सर तकिए पर रखा, लहंगे की जेब तक झटके से खींची थी। मनीषा ने आंखें बंद कर ली। आर्यन मल्होत्रा अपने दहकते नरम होठों से धीरे धीरे उसके पूरे वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ता चला गया। वह उसके अंग अंग पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा और उसे सिसकियां भरने पर मजबूर करता रहा। मनीषा की उंगली में अपनी उंगलियां फंसाए हुए वह उसकी कांपती बंद पलकों को अपने होठों से छूता रहा। फिर आर्यन एक झटके से उसकी नाजुक देह से उतर गया। मनीषा के होठों से एक गहरी सिसकी निकली। उसके बाद दोनों की गहरी सांसें माहौल में एक जादुई असर घोलने लगी। न जाने कितने महीनों का प्यासा आर्यन आज भीतर तक तर हो चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मनीषा को खींचकर अपने ऊपर कर लिया और फिर उसके सर के ऊपर अपने होठ रखते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया। आज उसके दिल को कितना सुकून मिला था ये तो वही जानता था, जबकि मनीषा उसके चौड़े सीने पर बेदम होकर लेटी थी। जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज उसके वजूद पर आर्यन का हक हो गया था। इसी पोजीशन में लेटे ना जाने दोनों कब नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सबसे पहले आंख मनीषा की खुली। वो अभी उसके नंगे चौड़े सीने पर सर रखे लेटी थी। रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन आर्यन ने फौरन खींचकर उसे दोबारा अपने करीब कर लिया। उसकी तरफ करवट लेते हुए वह उसके माथे को हल्के से अपने होठों से छू गया। लेटे रहो, कहीं मत जाओ, वह नींद में गुनगुनाया। उसकी बाहों का घेरा तंग था। लाख कोशिशों के बावजूद मनीषा उसकी बाहों से निकल ना सकी और फिर दोबारा उसी घेरे में सिमट कर लेट गई। अगर आर्यन की मोहब्बत सामान्य होती तो शायद मनीषा खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन मनीषा के लिए आर्यन सामान्य इंसान नहीं था, वह असामान्य था। मोहब्बत किसी को कैद में रखकर नहीं की जाती, ना ही प्यार को जबरदस्ती थोपा जाता है। मगर आर्यन ने अपने दीवानेपन में सारी हदें पार कर दी थी। आर्यन की सांसों की सरसराहट मनीषा को अपनी गर्दन पर महसूस हो गई। वह सहर उठी। आर्यन, छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है? पूरी रात तुमने मुझे अपनी शिद्दतों से तोड़कर रख दिया है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, उसने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन वह उसे खींचकर अपने सीने से भींच चुका था। फिर जरा सा ऊपर होते उसके नरम होठों पर झुक गया और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना अपनी मनमानियां करने लगा। आर्यन मल्होत्रा की पत्नी हो तुम, इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि सिर्फ एक रात में ही थक जाओ। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे सहने के लिए। वह कहते हुए उसके वजूद पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ने लगा। उसकी इस दीवानगी को देखकर मनीषा एक बार फिर खामोश हो गई। वह दोबारा अपनी शिद्दतों से उस पर छा गया। यार, बड़ी अजीब चीज हो तुम, दिल ही नहीं भरता, ऐसा करता है कि आज कहीं नहीं जाता, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूं। वह हंसते हुए बोला, बस करो आर्यन, अब तो शादी हो गई है ना, कहीं नहीं जा रही मैं, मनीषा बेबसी से बोली। आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ। वह बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ी वह शर्म से लाल हो गई और दोबारा चादर अपने ऊपर लपेट ली। आर्यन ने हंसते हुए चादर हटाई और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम तक पहुंचा दिया। कहो तो आगे का काम भी मैं कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं खुद नहा लूंगी, आप बाहर जाइए। वो दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए आंखें बंद करे चिल्लाई। आर्यन हंसता हुआ बाहर निकल गया। मनीषा उसकी पत्नी क्या बनी? आर्यन का रवैया उसके साथ पूरी तरह बदल गया था। वह अब
उसकी हर छोटी बड़ी बात बहुत ध्यान और सब्र से सुनता था। मनीषा को जब भी गुस्सा आता, वह उस पर चीखती या उसे धक्का देती, तो वह उल्टा प्यार से कभी उसके गाल छू लेता, कभी कानों की लो, तो कभी उसके होठ, और मनीषा जो गुस्से में होती, शर्म से लाल पड़ जाती। उसे लगता था कि वह उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन आर्यन ऐसा नहीं करता था। वह बहुत ही नरमी और प्यार से पेश आता। हर रात जल्दी घर आ जाता, मनीषा को अपने सीने से लगाकर पूरी रात एक ही करवट लेटा रहता, जैसे उसे डर हो कि जरा सा भी दूर हुआ तो मनीषा हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। मनीषा जरा सा भी हिलती तो वह चौंक कर जाग जाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। मनीषा हैरान थी, उसका ये पागलपन, उसकी ये शिद्दत उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जगाने लगी थी। वह चाहकर भी आर्यन से नफरत नहीं कर पा रही थी। वह उसे बुरा भला कहना चाहती थी, बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन इस मामले में वह अब पूरी तरह बेबस होती जा रही थी। और उसी रात की बात थी कि उस रात आर्यन ने मनीषा को पूरी तरह बेबस कर दिया। मनीषा ने गुस्से में उसे धक्का दिया, लेकिन जब आर्यन दोबारा उसके करीब आने लगा तो मनीषा का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो जिसने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। आर्यन मल्होत्रा की आंखें लाल अंगारे की तरह जल उठी। वह उसे घूरता रहा, फिर अचानक जुनूनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, दोनों हाथों से उसे थाम लिया। होठ कुछ कहने को खुले, मगर वह रुक गया। अगले ही पल उसने झटके से मनीषा को छोड़ दिया। उसकी आवाज भारी और दर्द से भीगी हुई थी। हाँ, मैं हूँ घटिया इंसान। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें खोने का ख्याल से मैं डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रख लिया। हाँ, यही है मेरा जुर्म। वह तेज तेज सांस लेने लगा, उसकी आंखों में पागलपन तैरने लगा था। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ मनीषा, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस मुझे ठुकराने में, मुझे धिक्कारने में मजा आता है। तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत नहीं दिखती, मेरी कोशिश नजर नहीं आती। तुम चाहती हो, हाँ तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, यही चाहती हो ना तुम। अगले ही पल वह पागलपन में अलमारी की तरफ बढ़ा। मनीषा की सांसें थम सी गई। जब वह पलटा तो उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। मनीषा की रूह जैसे उसके जिस्म से निकल गई हो। आर्यन ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बुरी तरह चीखा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत नफरत लगती है तो आओ खत्म कर दो ये कहानी अभी इसी पल। लेकिन नहीं, रुको, मैं खुद ही तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि जीते जी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा, मगर मरने के बाद तुम खुद ही मुझसे अलग हो जाओगी। ये कहते हुए उसने पिस्तौल को लोड किया। मनीषा की सांसें जैसे पूरी तरह थम गई थी। उसका जिस्म पत्थर की तरह एक जगह जड़ हो गया था, लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी नसों में जान लौट आई। वह दौड़कर आर्यन के पास पहुंची, उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और कमरे के कोने में फेंक दी। पिस्तौल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। मनीषा ने झपटकर आर्यन का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से झकझोड़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रोते रोते वह चीख पड़ी, आप पागल हैं और मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, सुना आपने? ये कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रोते रोते वह खुद को आर्यन के चौड़े सीने से चिपका चुकी थी। आर्यन जैसे सांस लेना भूल गया था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ मनीषा की सिसकियां गूंजती रही। फिर उसने धीरे से उसके बाल समेटे और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने होठ रख दिए। उसकी आवाज टूट रही थी, हाँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मेरी मोहब्बत को समझ लो ना। मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ने तक को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस रात ने मनीषा के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसी रात जब मनीषा मॉल गई थी, विवेक उसका इंतजार करता रह गया। बाद में उसे पता चला कि आर्यन उसके प्लान का पता लगा चुका है और उसने मनीषा को दोबारा कैद कर लिया है। अब विवेक का सब्र जवाब दे चुका था। वह जानता था कि अगर उसे आर्यन से लड़ना है तो ये मुकाबला अब खुलकर करना होगा। उसने ठान लिया था कि वह अब खामोश नहीं रहेगा। हालांकि उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश की, विवेक इस मामले में मत पड़ो। जब मनीषा का अपना भाई ही उसे मरा हुआ मान चुका है तो तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? आर्यन मल्होत्रा से उलझना आसान नहीं है, लेकिन विवेक अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं अब आर्यन के बंगले पर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं मनीषा को उसके पास से इस तरह नहीं छोड़ सकता। उसके भाई चाहे कुछ भी कह रहे, लेकिन
मैं उसे आर्यन के साथ नहीं रहने दूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ मनीषा के लिए नहीं थी, यह विवेक की अपनी निजी जंग बन चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसे वह हर हाल में जीतना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने एक और सवाल दाग दिया जिसने उसे कुछ ही पलों के लिए खामोश कर दिया। अच्छा, अगर तुम मनीषा को वापस ले भी आए तो क्या करोगे? क्या उससे शादी करोगे? और समाज को क्या जवाब दोगे जब लोग कहेंगे कि वह लड़की है जिसने कई रात गैर मर्द के साथ गुजारी है? बेटा, इस दलदल में कूदोगे तो कीचड़ सिर्फ तुम पर ही गिरेगा। समझ लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जो हो रहा है उसे होने दो, उस लड़की को भूल जाओ। उनकी बात सुनकर विवेक की आंखें झुक गई और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसने अपने पापा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बात उसे सच में सोच में डाल गई। अगर मनीषा वापस आ भी गई तो क्या विवेक अब उसका हाथ थामेगा? पहले उसने खुद से बड़े बड़े वादे किए थे कि मनीषा उस जैसी भी हालत में मिलेगी वह उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब मनीषा को घर से गायब हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इन 3 महीनों में आर्यन मल्होत्रा ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया होगा। क्या वह अब भी मनीषा को अपना सकेगा? क्या वह एक ऐसी लड़की का हाथ थाम सकेगा जिसने कई रातें एक अजनबी घर में एक अजनबी मर्द के साथ गुजारी हो? ये सोचकर विवेक की रूह जैसे उसके वजूद से अलग हो गई। मैं चाहे मनीषा को अपने साथ रखूं या ना रखूं, लेकिन मैं उसे आर्यन के पास भी नहीं रहने दूंगा। अगर मनीषा मेरी नहीं तो फिर आर्यन की भी नहीं। काफी देर तक विवेक इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। करवटें बदलने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि उधर मनीषा का रवैया अब आर्यन के साथ बदल चुका था। वह उसकी बातों पर जिद करती, उसे तंग करती, शरारतें करती और छोटी छोटी फरमाइशें रखती। शायद उसके दिल में भी आर्यन की मोहब्बत की एक छोटी सी कली खिलने लगी थी। उसके भाइयों ने पलटकर भी उसे देखने की कोशिश नहीं की थी। सिर्फ विवेक ही था जिसने उसकी तलाश की थी। ये कोशिश उसके भाई भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। माँ बाप के बाद वह घर में जैसे एक फालतू चीज बनकर रह गई थी, जिसके खर्चे उठाना भी उन लोगों को भारी लगता था। उसका वजूद उन सब पर बोझ बन चुका था। मनीषा को वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शायद इसी वजह से वह आर्यन को अपनी किस्मत मान बैठी थी। और फिर आर्यन बुरा भी तो नहीं था, वह उसे चाहता था, बहुत चाहता था। उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। फिर वह खुद को उसके पास जाने से कैसे रोक सकती थी? आर्यन को लगने लगा था कि जिंदगी अब सही पटरी पर आ गई है, जहां उसे खुशियां मिलने वाली है, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसके मोबाइल पर फोन किया। आर्यन को हैरत का जोरदार झटका लगा। पुलिस? वहां पुलिस क्या कर रही है? उसने पूछा। गार्ड ने तेजी से सारी बात बता दी। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। जब वह बंगले पर पहुंचा तो पुलिस की भारी फौज अंदर दाखिल हो रही थी। आर्यन ने खा जाने वाली निगाहों से इंस्पेक्टर को घूरा, फिर विवेक की तरफ देखा। उसकी निगाहें जाकर मनीषा से उलझ गई, जो सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। लेकिन उसे घर में दाखिल होता देखकर भी मनीषा उसके करीब नहीं आई। ये देखकर आर्यन का दिल एक पल में डूबकर उभर आया। कहीं ये सब मनीषा ने विवेक के साथ मिलकर तो नहीं किया? हो सकता है वह मुझे गुमराह कर रही हो। अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया और वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। अगर इस सब में मनीषा शामिल है तो वह आज खुद को खत्म कर देगा। ये फैसला उसने मन ही मन कर लिया था। फिर वह विवेक की तरफ बढ़ा और खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरे बंगले में क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर विवेक ने बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुमने मेरी मंगेतर को यहाँ कैद करके रखा हुआ है और मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। बेहतर होगा कि तुम मनीषा को जाने दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के पास सारे सबूत हैं और मेरे एक इशारे पर तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। आर्यन मल्होत्रा ने उसकी बात पर खामोशी से निगाहें झुका ली और फिर उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान फैल गई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मनीषा को उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर रख रहा हूँ? क्या तुम पागल हो? मनीषा मेरी पत्नी है और मैं उसे कैद क्यों रखूंगा? मेरे पास हमारी शादी के सारे सबूत हैं और उस शादी में मनीषा की पूरी मर्जी शामिल थी। और अगर तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो पहले मैं उससे उसकी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे कैद करके रखा होगा तो वह तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही होगी तो उसका फैसला मेरे हक में होगा। इतना कहकर वह रुक गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़ी मनीषा को देखा, जो दीवार से सिमटी हुई खड़ी थी। मनीषा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो?
उसके सवाल पर मनीषा ने सिर उठाकर आर्यन की आंखों में देखा। तभी विवेक बोल पड़ा, मनीषा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये इंसान तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो इस कैद से बाहर, जहां खुला आसमान और आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये जो बकवास कर रहा है करने दो, तुम बिल्कुल मत डरना। विवेक अपनी बात कहकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम जैसे पत्थर के हो गए। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। मनीषा ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, विवेक, आर्यन सच कह रहे हैं। मैं उनकी पत्नी हूं और मैं उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही हूं। उन्होंने मुझे कैद नहीं किया है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आई। उसके सामने आकर उसने हाथ बढ़ाया और आर्यन के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आर्यन, मैं सच कह रही हूं ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। यही वो पल था जब आर्यन की आंखों में पहली बार नमी उतर आई। मनीषा भी रो पड़ी। आर्यन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं मनीषा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। वो उसे सीने से लगाए रोती हुई आवाज में बोल रहा था। उधर विवेक का चेहरा एकदम से बुझ सा हो गया। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा। अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। आर्यन की मोहब्बत ने मनीषा का दिल जीत लिया था। शायद वह उससे नफरत करने की कोशिश में कब मोहब्बत कर बैठी उसे खुद भी नहीं पता चला। अब विवेक और पुलिस आर्यन के बंगले से निकल गए थे तो मनीषा ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आर्यन ने सुकून भरी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। वह सुकून जो उसकी जीत का सबूत था, वह मुकम्मल तौर पर उसकी हो चुकी थी। वक्त ने खुद उसके दिल में उसकी मोहब्बत उतार दी थी। आर्यन जीत गया था। इतनी मुश्किलों के बाद उसने आखिरकार अपनी मोहब्बत को सच्चे तौर पर पा ही लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।